स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धारा 498 ए के विभिन्न पहलुओं पर। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होती, आप उनके लिए कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आप छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होते हैं। आपकी इन परेशानियों को देखते हुए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि आपको क्लियर कर दी जाएंगी इस वीडियो के माध्यम से। इधर कुछ दिनों से चैनल पर वीडियो कंटिन्यू नहीं मिल पा रहा है क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो 2 या 3 दिन बाद से आपको रेगुलरली आपको वीडियो फिर से इस चैनल पर उपलब्ध कराई जाएंगे, जो कि विभिन्न टॉपिक्स पर होंगे। कई कानूनी जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती रहती हैं। अब हम बात करते हैं धारा 498 ए पर। 498 ए ये धारा क्या कहती है कि किसी भी स्त्री के पति द्वारा या पति के नातेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। तो अगर किसी स्त्री के साथ इस तरह की कोई भी क्रूरता हो रही है जो कि उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा की जा रही है, तो ऐसी स्त्रियां उनके खिलाफ इस धारा के अंतर्गत केस करा सकती हैं। इस धारा के अंतर्गत जो क्रूरता शब्द का यूज किया गया है, जो प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये होगा कि किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक दबाव बनाना किसी बात को मनवाने के लिए। तो अगर किसी स्त्री के साथ किसी भी तरह का कोई शारीरिक या मानसिक दबाव बनाया जा रहा है किसी बात को मनवाने के लिए, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा क्रूरता के अंतर्गत। तो ऐसी स्त्रियां इस धारा के अंतर्गत केस करवा सकती हैं। फिर इस जो धारा 498 ये एक बात करती है, इसके अंतर्गत एक बात आती है कि दहेज की मांग की गई थी, ससुराल वालों के द्वारा दहेज की मांग की गई थी। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट होता है जो कि आपको क्लियर नहीं होता। दहेज और उपहार में डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर होता है। अगर वधू पक्ष के द्वारा जो भी चीजें अपनी मर्जी से दी जा रही हैं वर पक्ष को, वो सब किस में आएंगी? वो सब आएंगी उपहार में। और जिन चीजों का दबाव बना करके वधू पक्ष के ऊपर वर पक्ष लेता है, वो किस में आएंगी? वो आएंगी दहेज में। जैसे कि कभी कभी आप देखिए तो कहीं कहीं का जब कोई मैरिज होती है तो उसमें क्या बात आती है कि दहेज की मांग की गई थी। दहेज की मांग की गई थी तो क्या मांगा गया था? कैश मांगा गया था। जैसे कि जब मैरिज जब फिक्स होती है उस समय वर पक्ष क्या कहता है कि हमें 5 लाख या 10 लाख रुपए कैश चाहिए और एक गाड़ी चाहिए। तो अगर कोई मांग कर रहा है किसी सामान की तो वो क्या हो गया? वो हो गया दहेज। और जो चीजें अपने मन से वधू पक्ष दे रहा है वो क्या हो गया? उपहार हो गया। तो उपहार के लिए कभी भी कोई केस नहीं किया जा सकता, दहेज के लिए किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके ऊपर ये पॉइंट आता है कि दहेज की मांग की गई, तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन में इस बात को आप कर रख सकते हैं कि अगर दहेज की मांग की गई तो आपने दहेज दिया क्यों? क्योंकि जो दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही अपराध होता है। मतलब आप दहेज दे रहे हैं या आप दहेज ले रहे हैं, दोनों अपराध माना जाएगा और दोनों ही पक्ष अपराधी माने जाएंगे। तो अगर मांग किया तो आपने दिया क्यों? तो यहाँ पर दोनों फंसेंगे, इस पॉइंट पर दोनों फंसेंगे अगर अच्छे ढंग से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए तो। इसके बाद फिर क्या होता है कि जो 498 ए का केस होता है, ये अगर देखा जाए तो ये हर मामलों में झूठा नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि केवल 498 ए के झूठे मामले ही आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सही मामले होते हैं, क्योंकि कई ससुराल वाले ऐसे होते हैं, कई पति ऐसे होते हैं जो कि अपनी पत्नी को या अपनी बहू को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप क्या करें। केवल बर्दाश्त करते रहने से तो काम नहीं चलता। आप जितना बर्दाश्त करेंगे आपको उतना ही प्रताड़ित किया जाएगा। तो ये सही है, अगर आपको अधिकार मिला हो तो आप उसका सही ढंग से यूज करिए, लेकिन आप उसका गलत ढंग से यूज मत करिए। मतलब कि अगर आपके साथ कोई घरेलू प्रताड़ना नहीं की जा रही है, उसके बाद भी जाकर के आप अपने पति को और अपने ससुराल वालों को ऐसे केसेस में फंसाती हैं, तो इससे खराब चीज और कुछ नहीं हो सकती है। अगर आपको सही में प्रताड़ित किया जा रहा है तो हम खुद भी कहेंगे कि आप बिल्कुल भी मत बर्दाश्त करिए, आप उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाइए। बर्दाश्त करते रहने से क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है जबकि सारी चीजें अपने सब्र का एक बांध होता है जो कि टूट जाता है। उसके बाद फिर इंसान जो भी चीजें होती हैं वो उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। जैसे अगर आज जो पुरुष वर्ग है वो ये कहता है कि 498 ए का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, तो हमें पुरुष आयोग की मांग करनी है, हमें पुरुष आयोग चाहिए। और पुरुष आयोग इतने तेजी से इसकी जोरों से इसकी मांग चल रही है कि यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द पुरुष आयोग की स्थापना कर दी जाएगी और उसके बाद फिर आप भी अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए आप भी वहां पर
आवाज उठा सकते हैं। आपके साथ भी एक आयोग होगा जो पूरे तरह से खड़ा रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि पुरुष आयोग जल्द से जल्द बनवा दिया जाए और उसकी स्थापना जल्द से जल्द होनी चाहिए। अब देखते हैं हम कि जो धारा 498A होती है वो कैसी धारा है। तो इस धारा के अंतर्गत 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। 3 साल तक की सजा का मतलब ये हुआ कि जो सजा मिलेगी वो 3 साल तक की ही मिलेगी इस धारा के अंतर्गत। मतलब कि अगर आपके साथ एक साथ कई धारा के अंतर्गत आपके ऊपर आरोप सिद्ध हुए हैं तो जो बाकी धाराएं उनमें जो सजा का प्रावधान है वो अलग होगा, लेकिन जो 498A की हम बात करते हैं तो इस धारा का अगर आपके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया है तो आपको 3 साल तक का कारावास हो सकता है। अब ये जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि 3 साल के 2 साल का देते हैं, 1 साल का देते हैं, 2.5 महीने का देते हैं या पूरे 3 साल का देते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है, मतलब आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उसके बाद फिर ये धारा जो है वो गैर समझौता योग्य धारा है। मतलब इस धारा के अगर आपके ऊपर केस हो गया तो आप समझौता नहीं कर सकते हैं। समझौता नहीं कर सकते का मतलब कि अगर मामला जो है वो विमेन सेल में जब तक चल रहा है तब तक तो आप समझौता कर सकते हैं, लेकिन अगर विमेन सेल में समझौता नहीं हुआ पति और पत्नी के बीच में और बात कहां तक पहुंच गई, अब उस पर FIR दर्ज करा दी गई है और कोर्ट में केस पहुंच गया है, तो अब जो भी इसमें समझौता होगा वो कोर्ट के माध्यम से होगा। अगर पति और पत्नी ये चाहते हैं कि वो दोनों बाहर जाकर के समझौता कर लेते हैं तो ऐसा समझौता मान्य नहीं होगा। अगर आप बाहर समझौता कर लेते हैं तो उसके बाद भी जब भी कोर्ट से नोटिस आएगी तो आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होते हैं तो 1 से 2 बार अगर आप हाजिर नहीं होते हैं और आप अपने अपीयर न होने का एप्लीकेशन भी नहीं लगाते हैं तो फिर आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट इशू हो सकता है और आपको गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। तो इसलिए जब भी समझौता करिए तो कोर्ट के माध्यम से करिए, हाई कोर्ट के माध्यम से समझौता करिए और वहां पर जाकर के FIR को क्वैश करवा लीजिए, जिससे कि वहां पर ही जाकर के आपका केस खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर इस धारा फिर क्या है कि जब भी केस होता है, मतलब कि जब पत्नी कंप्लेन करती है जाकर के थाने में, तो जो पुलिस ऑफिसर है उनका ये कर्तव्य है कि वो ऐसे मामलों में पूरी तरह से जांच पड़ताल करें और जांच पड़ताल करने के बाद अगर उन्हें ये लगता है कि मामला सही है तब तो वो FIR दर्ज करेंगे। अगर उन्हें ये लगता है, FIR भी नहीं वहां दर्ज करेंगे, अगर उन्हें ये लगता है कि मामला सही है तो वो क्या करेंगे, विमेन सेल में मामला भेज देंगे। विमेन सेल में भेज देंगे तो वहां से आपके पास नोटिस आएगी, आपको बुलाया जाएगा कि आप इस डेट पर इतने बजे वहां पर उपस्थित हो जाइए। अब वहां पर जब आप उपस्थित होते हैं तो वहां क्या कोशिश की जाती है, विमेन सेल का एकमात्र उद्देश्य है कि जो पति पत्नी के बीच में जो भी अनबन हुई है उनके बीच में समझौता करवा दिया जाए। आपके बीच में जो अनबन हुई है उसको सुलझाना, जिससे कि मामला कोर्ट तक न पहुंचे और इस तरह के मामलों को पहले विमेन सेल के माध्यम से ही खत्म करवाए जा सके। विमेन सेल का एकमात्र यही उद्देश्य होता है। जब कंप्लेन की जाती है तो विमेन सेल में मामला जाता है, विमेन सेल में मामला जाता है तो आपको नोटिस जाती है और वहां पर ये कोशिश की जाती है कि जो मामला है, जो भी अनबन है आप दोनों के बीच में, उसको सुलझाया जा सके। अगर विमेन सेल में आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आप इतना रुपए दे करके आप समझौता कर लीजिए, तो आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। SP ऑफिस में आप जाकर के इसके खिलाफ कंप्लेन कर दीजिए कि समझौता करने के लिए आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि विमेन सेल के पास ये बिल्कुल भी राइट नहीं है कि वो किसी भी इंसान के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर वो दबाव बनवा करके समझौता करवा सके। तो और दूसरी बात, विमेन सेल में जाना न जाना, इस पर एक पूरा वीडियो बना करके इस चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपको जानना है पूरी इसका प्रोसेस क्या है और आप अगर वहां जाते हैं या नहीं जाते हैं तो फिर क्या होगा, तो इस पूरे टॉपिक पर एक वीडियो अलग से इस चैनल पर दिया जा चुका है, आप उसे देख सकते हैं। अब अगर आप विमेन सेल में आप दोनों के बीच में समझौता नहीं हुआ तो क्या होगा, FIR दर्ज कर दी जाएगी, मामला थाने पर भेज दिया जाएगा और थाने के माध्यम से FIR दर्ज कर दी जाएगी। अब FIR दर्ज होने के बाद फिर पुलिस का क्या कर्तव्य है कि पुलिस एक पूरी चार्जशीट तैयार करती है और चार्जशीट तैयार करने के बाद उसको कोर्ट में पेश करती है। अब देखिए, ऐसे जो 498A का जो केस है, इसमें पहले क्या होता था कि जैसे ही शिकायत जब भी कंप्लेन जब करवाई जाती थी तभी आपकी गिरफ्तारी कर ली जाती थी, लेकिन अब क्या है
कि जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस चार्जशीट दायर करती है और वहां पर जब वो चार्जशीट दायर करने के लिए जाने वाली होती है तभी आपके पास एक नोटिस जाती है या तो कॉल जाती है और उसके माध्यम से आपको ये बताया जाता है कि इस दिन इस समय पर चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दायर करने जाएंगे, तो आप उस वक्त पर जमानतदार लेकर के आप वहां उपस्थित हो जाइए और आप अपनी जमानत वहां से करवा लीजिए। तो जब वहां पर चार्जशीट दायर होने वाली होती है तभी आप अगर जमानतदार के साथ आप वहां जाते हैं और जा करके अपनी जमानत आप करवा लेते हैं तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इसके बाद फिर क्या होता है कि केस चलता है और अगर आप आपके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं अगर आप अगर आप उन आरोपों को डिनाई कर देते हैं, मतलब आप उनसे मना कर देते हैं और आप ये नहीं मानते कि ये सारे आरोप सही हैं, तो क्या होगा, केस चलेगा। वहां पर कोर्ट क्या करेगी, आरोप पत्र तैयार करेगी और उसके बाद फिर ट्रायल चलेगा। ट्रायल के माध्यम से आपको जिरह करने का अवसर प्रदान होगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही मेन पॉइंट होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन जब होता है तो क्रॉस एग्जामिनेशन आप जितने बेहतर ढंग से करते हैं उतना ही ज्यादा चांस होता है आपके जल्द से जल्द आरोपों से बरी हो जाने का। जितने अच्छे ढंग से क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उतने ही जल्दी आप अपने ऊपर लगाए गए झूठे आरोपों से बरी कर दिए जाएंगे। तो आप ये कोशिश करिए कि आप जब भी कोई वकील करिए, जब भी कोई अधिवक्ता आप करिए, तो उसको आप अपनी पूरी बातें आप बताइए, छोटे छोटे पॉइंट्स भी, जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं बातें कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक गई, वो सारी चीजें आप उनसे जा करके आप डिस्कस करिए, आप उनको सारी चीजें बताइए। जब वो आपकी सारी बातों को जानेंगे तो वो उनमें से वो पॉइंट्स निकाल पाएंगे कि क्या पूछना है, कैसे पूछना है और क्या करना है। कहीं भी अपने अधिवक्ता से आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तब जो वहां पे जिरह चल रही है वहां पर कुछ पॉइंट्स ऐसे उठा दिए जाएंगे जो आपके एडवोकेट को नहीं पता, तो वहां ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो कुछ भी अपने तरफ से जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने पाए इसलिए जरूरी है कि आप हर पॉइंट्स बताइए, ऐसे भी पॉइंट आप बताइए जो कि आपको ये लगता है कि हो सकता है ये अननेसेसरी हो, लेकिन आपके लगने से कुछ नहीं होता, हो सकता है कि उन पॉइंट से भी कुछ पॉइंट्स निकल पाए और जिनका प्रयोग करके आपको जल्द से जल्द अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों से बरी करवा दिया जाए। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो ट्रायल होता है तो उसमें समन स्टेज जो होती है, समन जब स्टेज पे उस महिला को नोटिस भेजी जाती है कोर्ट में उपस्थित होने के लिए। जब भी महिला को बुलाया जाएगा उस तारीख पर महिला को उपस्थित होना पड़ेगा। अगर वो नहीं आती है तो आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से एप्लीकेशन लगवाइए कि महिला कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रही है क्योंकि उसने झूठी उसने सारी जो कंप्लेन की है वो सारी कंप्लेन झूठी है, इसलिए वो फेस नहीं करना चाहती है। तो ऐसे एप्लीकेशन अगर आप लगवाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो जज साहब है उनका उस पर ध्यान जाएगा कि हाँ वो महिला उपस्थित नहीं हो रही है, वो किस वजह से उपस्थित नहीं हो रही है। उसके बाद फिर सबसे जो मेन पहलू होता है वो होता है जिरह का ही। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो मेन पहलू है वो जिरह का है। जितने भी अच्छे ढंग से जिरह होगी उतना ही ज्यादा चांस होगा आपके आरोपों से बरी हो जाने का। तो ये जो 498A है ये इतनी बड़ी कोई धारा नहीं है जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अब आपकी इसमें तुरंत ही गिरफ्तारी नहीं होती है, आप जमानत ले लीजिए अगर आप चाहिए तो। आपको अगर ये लगता है कि आपके ऊपर धारा 498A का केस होने वाला है तो आप चाहे तो आप एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हैं। जमानत लेते समय आपको उन सारे पॉइंट्स को आपको वहां पर बताना होगा जिनके माध्यम से आपको ये लगता है कि जज साहब को ये भरोसा हो जाएगा कि आपके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। तो इस तरह के अगर आप पॉइंट्स उस पर लिखवाते हैं तो आपको एंटीसिपेटरी बेल भी मिल जाएगी, या फिर अगर आप जब कोर्ट में जब चालान पेश किया जाता है, जब कोर्ट में चार्जशीट जब पेश की जाती है तो उस वक्त भी आप जब बेल के लिए जाते हैं तो आपके पॉइंट्स पर ही निर्भर करता है कि आपको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। जितने अच्छे पॉइंट्स होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। पॉइंट्स आपके फेवर में हमेशा रहने चाहिए, इसलिए आप जो भी अधिवक्ता करिए वो बहुत ही अच्छा करिए, उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं होता कि अगर आपको ये लगता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों की ये मेंटेलिटी होती है कि कोई अधिवक्ता ऐसा है जो कि ज्यादा फीस ले रहा है।
अब जो ज़्यादा फीस ले रहा है, आपके अंदर ये बात होगी कि वो उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छे होंगे, वो अच्छे ढंग से देख देख पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप अधिवक्ता ऐसा करिए जो आपकी बातों को सुन सके, जो आपको टाइम दे सके, क्योंकि जब तक आपको कोई टाइम नहीं देगा तब तक आपकी बात वो नहीं समझ सकता, तब तक वो आपके साइड से वो अच्छे ढंग से लड़ नहीं पाएगा। एक जो अधिवक्ता होते हैं वो कोर्ट में आपके प्रतिनिधि होते हैं, वो आपको आपका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसलिए ये जरूरी होता है कि आपकी बातें उन तक बखूबी पहुंच जाए, वो आपको टाइम दें, आपका जो केस है उसको अच्छे से समझे और उसके माध्यम से फिर वो जाकर के वहां पर जिरा करें। तो जब इस तरह का अधिवक्ता होगा तो आपके जो केस हैं जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे केसेस में डरना बिल्कुल नहीं है। टाइम लगता है, थोड़ा सा धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। अगर कभी कभी आपको ये लग रहा है कि आपने जिनको केस दिया वो आपके केस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप जाइए उनसे जाकर के एक बार बात करिए, एक बार बैठ करके आप उनसे बात करिए और अच्छे ढंग से बात करिए और थोड़ी नॉलेज लेकर के जाइए चीज़ों के बारे में। जब आप थोड़ी नॉलेज लेकर के जाएंगे और उनसे आप ये चीज़ कहेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे ये चीज़ें हैं, तो एक बार उन्हें भी लगेगा कि हाँ इस इंसान को, इस बंदे को बहुत नॉलेज है और इसको जानकारी है कि हाँ काम कैसे क्या चीज़ें कैसे की जा सकती हैं। तो आपकी बात पर वहां पर ध्यान दिया जाएगा। आप क्या करते हैं कि आपको बिल्कुल भी नॉलेज होती ही नहीं है, आप बस आप वहां पर चले जाते हो और आप इतने ज्यादा, एक तो आप इतने ज्यादा डरे हुए होते हैं कि अगला इंसान आपको देखकर ही आपके डर को समझ जाता है, आपके डर को भाप जाता है। और जब भी कोई भी आपकी परेशानी को समझ जाएगा उसे ये लगेगा कि हाँ आप बहुत ज्यादा परेशान है और आपके पास जानकारी भी नहीं है, तो वो आपकी ऐसे सिचुएशन का फायदा उठाना ही चाहेगा, क्योंकि आपकी जो परेशानियां हैं वो दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती हैं। तो थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिए और चीज़ों को समझिए, उनके बारे में नॉलेज आप इकट्ठी करिए, आप जानते रहिए कि हाँ क्या चीज़ें कैसे हैं। उसके बाद फिर आप जाकर के किसी से जब आप बात करते हैं या अपनी बात को आप रखते हैं, तो बहुत उस बात को रखने का जो ढंग होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में हर इंसान नहीं पड़ा होता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कभी भी कोर्ट कचहरी का मुंह ही नहीं देखा और आपके ऊपर अचानक से इस तरह की धारा पर केस लगा दिया जाता है। आप वहां पर इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आपको ये लगता है कि कोर्ट कचहरी का तो चक्कर ही बर्बाद है और अब तो हम पूरे तरह से बर्बाद हो जाएंगे, जेल हो जाएगी, बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी। आप कल्पना कर लेते हैं सारी चीजों की, तो उन कल्पना शक्ति से बाहर आइए। जो चीजें रियल में हो रही हैं आप उनको फेस करिए, क्योंकि जब तक आप रियलिटी को फेस नहीं करेंगे तब तक आप ना कुछ सीख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। तो जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, जो चीजें आपके साथ घटित हो रही हैं, आप उनसे नॉलेज लीजिए। आप एक बार अगर आपको नॉलेज हो जाएगी तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, हो सकता है कि कभी उसके साथ वो समस्या आ जाए या आपके आस पड़ोस के साथ के जो लोग हैं, आपके जानने वाले जो हैं, उनके साथ इस तरह की समस्या आ जाए, तो आपको नॉलेज होगी तो आप उनको नॉलेज वहां पर दे पाएंगे। तो इसलिए धैर्य से काम लीजिए। दूसरी बात, अगर इस तरह का कोई भी केस होता है तो वहां परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आपके ऊपर 498A का केस हो रहा है, तो आप तुरंत ही किसी अधिवक्ता से जाकर के आप संपर्क करिए, उनसे आप कंसल्ट करिए और अपना केस उन्हें तुरंत दे दीजिए। क्योंकि वहां पर एक जो सरकारी जो मुलाजिम होते हैं उनके साथ जो स्थिति होती है वो थोड़ी अलग हो जाती है। तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर आप अपने एक अच्छे अधिवक्ता को करके अपना केस दे देते हैं, तो इस तरह के केसेस पे आजकल पूरा ध्यान दिया जाता है, जांच पड़ताल अच्छे से की जाती है, और अगर झूठा केस है तो जाहिर सी बात है कि आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझने को मिली होंगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी तरह की कोई कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए फीस चार्ज है, जिसका चार्ज 400 रुपये है, वो आपको पेड करनी होगी। उसके बाद ही आपको कॉल पर जो भी आपको कंसल्टेशन आपको चाहिए वो आपको दी जाएगी। और अगर कोई भी आपका कोई छोटा टॉपिक है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, कोई बात आपको जाननी है या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई इशू है आपका, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स में भी आपकी सवालों का जवाब दे दिया जाता है। पूरी कोशिश की जाती है कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए। और आप एक कोशिश और करिए कि आप जो भी आपके क्वेश्चन आप उसको एक बार में ही लिख के दीजिए। कई लोग ऐसा करते हैं कि 3-4 बार में अपने पूरे क्वेश्चन को लिख कर देते हैं, तो इतना समय बिल्कुल नहीं होता, बहुत दिक्कत होती है सारे
सारे आपके कमेंट का अलग अलग जवाब देने में। और एक बात और, आप जो व्हाट्सएप पर आप मैसेज करते हैं हाय हेलो करने की बजाय आपके जो क्वेश्चन, आप सीधे से उस क्वेश्चन को आप पुट करिए, और जब भी टाइम मिलेगा आपके क्वेश्चन पे जब भी नजर जाएगी तो आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो ये हाय हेलो अगर आप लिख के भेज दें तो आपके हाय हेलो का जवाब देने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिए, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।